हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास में हम बिहार के विकास के रोड मैप यानी कि बिहार बजट 2026-27 और पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार में काफ़ी सारे एग्जाम्स अपकमिंग हैं और उन सारे एग्जाम में बिहार बजट जो है करंट अफेयर्स के रोल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने छोटा सा एक ब्रीफ नोट, एक ब्रीफ डेटा तैयार किया है, जिसको आप एक दो बार देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं मतलब कि बैठ जाएगा। और आई होप कि इससे बियॉन्ड कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द फाइनल क्लास दैट यू हैव टू अटेंड एंड टू कीप इन योर माइंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार का बजट जो है 3 फरवरी को बिहार विधानसभा में बिहार के वित्त मंत्री, जैसे कि अभी हमारे वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने पेश किया। ठीक है, तो बिहार बजट को हम समराइज वे में देखते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब कि बजट तो वैसे पहले बजट के बैकग्राउंड को समझने वाला काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम जो है स्पेशली बस बिहार बजट को ही फोकस करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम बस आंकड़ों पर नज़र देते हैं और इस बार का बिहार बजट जो 2026-27 है वो क्या कहता है। ठीक है, बस उन्हीं पे हम फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आंकड़ों पे ध्यान देते हैं और देखते हैं कि बिहार का बजट 2026-27 क्या कहता है। तो 2026-27 के लिए जो जीएसडीपी है बिहार के लिए, जैसे कि हम इंडिया लेवल पे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही हमारा अर्थव्यवस्था का सूचक होता है कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उसी तरह से स्टेट में जीएसडीपी होता है। तो जीएसडीपी के लिए हम बात करेंगे तो बिहार का जीएसडीपी तो 2026-27 के लिए वो 13.1 लाख करोड़ है। इस आंकड़े को ध्यान में रखना है। ठीक है, और 2026-27 के लिए जो है जीएसडीपी विकास दर जो है वो 15% अनुमानित है। ठीक है, लेकिन अगर हम 2024-25 की बात करें जो कि हमारे स्थिर मूल्य पे है, वो इस आंकड़े को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आ सकता है कि स्थिर मूल्य 2024-25 के हिसाब से बिहार का जो जीएसडीपी का विकास दर है वो कितना है। तो हमें सीधा कहना है कि वो 8.6% है। ठीक है, और 2024-25 का अगर हम मतलब कि जो जीएसडीपी की बात करें 2024-25 का अगर हम जीएसडीपी की बात करें तो वो 991,997 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आंकड़ा को। और इस बार का जो बिहार बजट है वो बिहार बजट कितना एलोकेट हुआ है, इस आंकड़े को हम लिख देते हैं यहाँ पे 324,925 324,925 यानी कि 3,24,925 करोड़, ये हमारा बिहार का बजट इशू हुआ है इस बार के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट का आंकड़ा आगे क्या कहता है। अगर हम बजट के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय और क्षेत्रीय असमानता की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, हर प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से क्या आय है जिलावार। ठीक है, तो इसमें काफ़ी असमानता पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम टॉप जिले की बात करें तो टॉप जिले में पटना आ जाता है। ठीक है, सिर्फ 3 जिले में पटना सबसे टॉप पे पटना है, जिसका मतलब कि जो प्रति व्यक्ति आय है 241,220 है। और इसके साथ ही बेगूसराय दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मुंगेर है। और अगर हम सबसे निचले राज्य की बात करें, सबसे निचले राज्य में शिवहर आ जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, सबसे निचले राज्य पे शिवहर आ जाता है। उसके बाद अररिया है और सीतामढ़ी है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो असमानता है कितना ज़्यादा डिफरेंस है, शीर्ष जिले में और निचले जिले में डिफरेंसेस देख सकते हैं। इससे ही पता चलता है कि बिहार में जो विकास दर है उसमें भी असमानता पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी ज़िले का कम है तो वहाँ पे डिमांड भी कम होगा। हाँ, और जिसका ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगा, लाइफस्टाइल भी ज़्यादा होगा, तो वो अपने आप में ही विकसित कहलाएगा और ये विकास के मार्ग पे कहलाएगा। ठीक है, कि ये विकास की ओर उन्मुख है। और जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पे ज़्यादा पर कैपिटा है, वो ऑलरेडी डेवलप है। तो असमानता देखना है कि असमानता में कितना ज़्यादा खाई है। ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पटना और शिवहर के बीच जो टॉप और मतलब कि जो डाउन है, इन दोनों के बीच लगभग 3.5 गुना से भी अधिक का मतलब कि अंतर है। ठीक है, तो यही होता है प्रति व्यक्ति जो आय है उसका क्षेत्रीय असमानता। आगे बढ़ते हैं कि आगे बजट और क्या कहता है। इसी प्रकार हम अगर बजट को ध्यान में रखते हुए देखें कि संरचनात्मक विरोधाभास क्या है बिहार की अर्थव्यवस्था में, तो जैसे कि अर्थव्यवस्था को हम हमेशा 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में 9.6% है और द्वितीय क्षेत्र का 26.8% है और तृतीय क्षेत्र का जो है 54.8% है। ठीक है, ये तो हो गया संरचना अर्थव्यवस्था का संरचना और अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्र का योगदान। लेकिन अगर हम इसी में
रोज़गार की बात करें कि अर्थव्यवस्था में इन सब क्षेत्रों का जितना योगदान है उसके हिसाब से रोज़गार का सृजन क्षमता भी अर्थव्यवस्था का उतना ही है, या मतलब कि अंतर है उसमें भी। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखा जाता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में हमने देखा कि 9.6% ही मतलब कि अर्थव्यवस्था में योगदान है, लेकिन यहाँ पे कार्यबल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ है वो 54% है। 54% कार्यबल आज भी जो है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इस क्षेत्र में भी कितना असमानता है। ठीक है, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें और कृषि क्षेत्र की बात करें तो शुद्ध बुआई का क्षेत्र जो बिहार में है वो 54 से 11.96 हज़ार हेक्टेयर है, और फसल सघनता अगर की बात करें तो 1.52 है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन हमें ये याद रखना जरूरी है, ये तीनों याद रखना जरूरी है, इन तीनों पे हमें फोकस करना है अच्छे से। ये तीनों डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन तीनों डाटा को हम अच्छे से याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, और इसकी कार्यबल क्षमता प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, ये है, इतना इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बजट आगे क्या कह रहा है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि किसी भी बजट में, चाहे वो केंद्र का बजट हो या फिर राज्य का बजट हो, उसमें मतलब कि हमें ये देखना होता है कि पैसा कितना आएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, और पैसा कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा में ही सरकार उन पैसे को खर्च करने में कौन कौन सी स्कीम लागू कर रही है, किस हिसाब से खर्च कर रही है, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बजट में पढ़ना। ठीक है, और वही जो स्कीम्स होते हैं बजट में जिसके थ्रू उस पैसा का यूटिलाइजेशन होना है, उपयोग होना है, वही स्कीम्स हमें एग्जाम में आते हैं खास करके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राजस्व की प्राप्तियाँ कहाँ से हो रही है। तो राजस्व की प्राप्तियाँ की बात करें, राजस्व की प्राप्तियाँ जो है, और खासकर बिहार जो है, केंद्रीय निर्भरता कितना है 2026-27 के लिए बिहार का जो केंद्रीय निर्भरता है राजस्व प्राप्तियाँ में कितना है, तो केंद्र का हिस्सा जो है 74% है, और राज्य अपना संसाधन जो है 26% जुटाएगी। अब देखिए मतलब कि निर्भरता कितना है, तो अर्थव्यवस्था जो है आत्मनिर्भर कितना कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर केंद्र की बात करें कि केंद्र में 74% में कहाँ से पैसा आएगा, तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जैसे कि जीएसटी से, मतलब कि जीएसटी कंपनसेशन से है 1,58,178 करोड़, सहायता अनुदान जो है ग्रांट इन एड है 51,896 करोड़, सीएसएस सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो केंद्र सरकार चलाती है राज्यों में, उसके थ्रू 44,003 करोड़ आने वाला है, और राज्य का अपना संसाधन जुटेगा वो आएगा राज्य का अपना राजस्व, यानी कि जीएसडीपी का केवल 5% यानी कि 65,800 करोड़ रुपया राज्य सरकार अपने कर राजस्व से प्राप्त करेगी, और राज्य का जीएसटी जो है एसजीएसटी वो 38,000 करोड़, और बिक्री कर यानी कि वैट जो है वो 10,775 करोड़ है, और स्टाम्प और अन्य पंजीकरण जो है मतलब कि उन सब चीज़ों से जो शुल्क प्राप्त होता है वो 10,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, इसी प्रकार जो है बिहार का कुल राजस्व प्राप्ति जो है वो 285,277 है। ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि सेंटर कितना दे रही है, स्टेट कहाँ से क्या जनरेट कर रही है, वो इंपॉर्टेंट है, उतने आंकड़ों पे गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट आगे क्या कह रहा है। अब हमने वो बात तो कर ली कि बजट में रुपया कहाँ से आएगा, लेकिन अब बजट में रुपया कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च करेगी सरकार, वो हम जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे वो सेंटर का बजट हो या किसी भी स्टेट का बजट हो, बजट में खर्च दो तरह से किया जाता है। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि पूंजीगत खर्च होते हैं, और दूसरा जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम इन दोनों में थोड़ा सा दो वर्ड में अंतर जान लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा मतलब कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है जिससे हम मतलब कि किसी अवसंरचना, किसी मतलब की परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं, जिससे हमें आय की प्राप्ति रिटर्न में मिलेगी, और वो राज्य का एक संपत्ति होगा जो कि मतलब कि एक भौतिक संपत्ति होगा जो हमें परिदृश्य होगा, जो दिखेगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें सरकार का कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं होता। वो एक ऐसा खर्च होता है जो गौण खर्च होता है, जो एक कमिटेड खर्च होता है, जो कि सरकार सिर्फ मतलब कि कल्याण में खर्च करती है। जैसे वेतन हो गया, पेंशन हो गया, किसी मतलब कि आजकल वृद्धा पेंशन चलता है, या फिर किसी स्कीम के थ्रू मतलब कि पब्लिक वेलफेयर में खर्च करती है सरकार, तो वैसे खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर। और अब हम आगे देखते हैं कि कहाँ सर खर्च कर रही है सरकार। तो अगर हम इसको देखें कि राजस्व व्यय कितना कर रही है, तो 2,84,134 करोड़, कितना लंबा अमाउंट हो गया, आप देख लीजिए कि राजस्व खर्च इतना कर रही है सरकार, और पूंजीगत खर्च कितना कर रही है 39,377 करोड़, काफ़ी कम है ये तो। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सरकार जो है, बिहार सरकार कल्याणकारी योजनाओं पे कितना ज़्यादा खर्च करती है, सरकार कल्याण में लगी हुई है। ये एक मतलब कि इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे हम उद्योग का निर्माण कर रहे हैं, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाल रहे हैं, वैसा नहीं है। सरकार जो है सिर्फ कल्याणकारी है, कल्याण में ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। इस प्रकार से ही हम कह सकते हैं कि बिहार जो है अभी विकास के मार्ग पे ही है, विकास की ओर उन्मुख है सिर्फ। ठीक है, विकसित नहीं कहेंगे हम इसको।
जब कैपिटल एक्सपेंडिचर एटलीस्ट 80% हो जाएगा, ये 75 to 80% हो जाएगा, तब हम समझ पाएंगे कि नहीं मतलब कि हमारा जो राज है उद्योग में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इन सब चीज़ों में सरकार जो है खासकर जो मतलब कि हम बात करेंगे कि कमिटेड एक्सपेंडिचर जो कि सरकार को करना ही है, कमिटेड है वो बिहार के पब्लिक से, दैट इज़ 1,33,494 करोड़, 1,33,494 करोड़ रुपया जो है वो सरकार जो है कमिटेड एक्सपेंडिचर करेगी, यानी कि राजस्व प्राप्तियों का ये 47% हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि केवल वेतन में कितना खर्च करेगी, तो राजस्व प्राप्तियों का टोटल 26% सिर्फ वेतन में खर्च करेगी, यानी कि 36,658 करोड़ अनुमानित है सिर्फ वेतन में खर्च करने का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि बिहार का बजट आगे क्या कह रहा है। अगर हम बिहार के राजकोषीय स्वास्थ्य की बात करें, यानी कि फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो उसमें घाटा और ऋण दोनों की स्थिति देखना पड़ेगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि सरकार का पैसा तो आया, खर्च हुआ, लेकिन सरकार को पूरे बजट में कितना घाटा हुआ और कितने ऋण की आवश्यकता पड़ी। दैट इज़ इंडिकेट द फिजिकल हेल्थ ऑफ ए स्टेट GSDP, ठीक है, या फिर सेंट्रल GDP। तो अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2026-27 के लिए जो है 2026-27 के लिए GSDP का 3% इन्होंने सरकार ने लक्ष्य रखा, यानी कि 39,112 करोड़ रुपया सरकार का 3% जो है GSDP का इस बार घाटा होने का संभावना है। अगर हम 2025-26 के संशोधित अनुमान देखें तो ये 11.8% था। सरकार अनुमान कुछ रखती है, लेकिन साल के अंत तक, फिजिकल ईयर के अंत तक जो है अनुमान कुछ और हो जाता है, और 2024-25 यानी कि वास्तविक घाटा जो है वो 4.2% है। हम तो समझते हैं ना कि हमारा वास्तविक घाटा क्या होता है, संशोधित अनुमान घाटा क्या है, और सरकार का एस्टिमेटेड डेफिसिट क्या है। तो ये 3 चीज़ें होती है, इनको ध्यान रखना। ये थोड़ा सा समझाने वाली बात है, काफ़ी लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जब तक हम डाटा को याद रखेंगे, संशोधित, वास्तविक और एस्टिमेटेड। ठीक है, और अगर हम ऋण की बकाया ऋण देखें, अगर सरकार के बिहार सरकार के ऊपर आउटस्टैंडिंग डेट कितना है, तो 2026-27 के लिए जो अनुमानित है GSDP का 34%, और 2024-25 यानी कि स्थिर मूल्यों पे देखें तो 37.7% है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि कैग की रिपोर्ट कह रही है कि जो सरकार का लंबित घाटा है, जो लंबित मतलब कि ऋण है जिस पे सरकार को अभी देना बाकी है, वो 70,878 करोड़ है। ठीक है, उपयोग प्रमाण पत्र UCS लंबित है, ये कैग की रिपोर्ट कहती है। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार के ऊपर कितना ज़्यादा कर्ज का दबाव है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बजट और आगे क्या कहता है। तो बजट जो आगे कहता है वो है 16वें वित्त आयोग का क्या मतलब कि अनुशंसा है। ठीक है, वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्त का विभाज्य पुल के रूप में, यानी कि हम जो पुल बनाते हैं, पुल यानी कि पुल विभाजन का काम करता है। जो कर सेंटर के पास आया, वो सेंटर मतलब कि किस हिसाब से सरकार में पैसा बांटेगी सभी राज्यों की सरकारों में, तो वो विभाज्य पुल का काम करती है वित्त आयोग, और वित्त आयोग की अनुशंसा पे ही जो है केंद्र सारा डिसीजन लेता है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जो है हमारे वित्त आयोग के, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको, वित्त आयोग का जो अभी फिलहाल के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, और वित्त आयोग की जो अभी 16वें वित्त आयोग की जो अवधि है वो 2026-27 से 2030-31 तक है, और विभाज्य पुल का काम कितना है 41%। विभाज्य पुल का लक्ष्य है ये वित्त आयोग का। ठीक है, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के लिए जो है विभाज्य पुल का कितना मतलब कि अनुशंसा है वित्त आयोग की तरफ से, वो 9.95% है। ठीक है, अगर हम रेफरेंस के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश के लिए जो है 17.62% है। लेकिन ये डाटा याद रखना है कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार राज्य का वित्तीय लक्ष्य जो विभाज्य पुल के लिए विभाज्य पुल के हिसाब से डिसाइड किया गया है वो कितना अनुशंसा है, तो 9.95%। ठीक है, बिहार के लिए जो है कुछ विशेष अनुदान भी अनुशंसा कर रखे हैं वित्त आयोग। तो जैसे कि ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु जो है वो 51,923 करोड़ रुपया वित्त आयोग की अनुशंसा है, और खासकर पटना के लिए जो है और ड्रेनेज मैनेजमेंट यानी कि पटना के अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 5,000 करोड़ का विशेष अनुदान का भी अनुशंसा वित्त आयोग कर रखे हैं। अगर हम बिहार बजट को सेंटर के राष्ट्रीय औसत से मतलब कि अगर हम तुलना करें, बिहार जो मतलब कि जिन क्षेत्रों में अपने बजट में योगदान देती है वो सेंटर के साथ मतलब कि कितना तालमेल खाता है, तो अगर हम देखें इसको एक नज़र में, तो बिहार बनाम राष्ट्रीय औसत अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में 21.7% है, और राज्य का औसत कितना है 14.5%। ग्रामीण विकास के लिए 9.4% है जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये भी और ये भी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6.3% है। सरकार सड़क और पुल के क्षेत्र में जो है 2.9% है। एग्रीकल्चर में देखें तो 2.6% है। पुलिस के लिए देखें तो 5.2% है। कृषि के क्षेत्र में बिहार सरकार का जो प्रदर्शन है वो राष्ट्र के औसत से कम है। बुनियादी ढांचे की तुलना में मानव पूंजी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कि बिहार सरकार जो है बुनियादी ढांचे की तुलना में मानव पूंजी यानी कि जो भी बोले कल्याण कार्य में लगी हुई है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का सृजन करने में बिहार सरकार ज़्यादा लगी हुई है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने में लगी हुई है, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बिहार सरकार का ज़्यादा ध्यान है। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है और बिहार का बजट क्या कह रहा है।
बजट के हिसाब से देखें तो बिहार सरकार जो है मानव पूंजी और समाज कल्याण पर जो अभूतपूर्व निवेश कर रही है वो किन किन क्षेत्रों में और कितना कर रही है उस पर अगर एक नज़र देखें हम तो शिक्षा के क्षेत्र में 70,141 करोड़, देख लीजिए आप कितना लंबा अमाउंट है। और महिला सशक्तिकरण के लिए 9,052 करोड़ और स्वास्थ्य पे जो है 20,230 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो समग्र शिक्षा अभियान पर जो सरकार का जो समग्र शिक्षा अभियान बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो उस पर 12,107 करोड़ कर रही है। और 2001 से 11 के दौरान जो साक्षरता दर में सर्वाधिक सुधार हुआ है वो 47% से 61% हो गया है। यही सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ही ये हुआ है, ठीक है। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कर रही है सरकार, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया प्रारंभिक अनुदान और उद्यम हेतु 2 लाख रुपया तक सहायता दे रही है। यानी कि महिला को भी अब भारत सरकार जो है उद्यमी बनाने में लगी हुई है। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो है BPL परिवारों को 5,000 तक वित्तीय सहायता दे रही है बिहार सरकार, ठीक है। और स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च कर रही है मतलब कि 20,000, वो जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में लगी हुई है, ठीक है। और जीवन प्रत्याशा जो है काफ़ी बढ़कर 68.9% हो गया है वर्ष 2019 से 23 के बीच में। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है बिहार सरकार के लिए। थोड़ा सा आंकड़ा देख लेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन जो है किन क्षेत्र पर है तो डैट इज़ ऑन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट एस्टिमेट और क्या कहता है बिहार के संदर्भ में। बिहार सरकार जो है अभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में लगी हुई है। जैसे कि ऊपर हम देखें कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे रेज कर रही है सरकार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकार का क्या योगदान है और किस तरीके से योगदान की प्रकृति कैसी है। तो ये सरकार जो है अपने योजनाओं के कई सारे योजनाओं के माध्यम से नगद हस्तांतरण में लगी हुई है और आजीविका में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बल दे रही है। अगर हम इसमें ध्यान दें तो बिहार सरकार जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबसे टॉप पे जो है वो सतत कृषि पे लगी हुई है, यानी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिससे कि कृषि का लॉन्ग टर्म मतलब कि हम अच्छे से यूज़ कर सकें। और इसके लिए जो है जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और जैविक कॉरिडोर योजना को क्रियान्वयन करने में लगी हुई है। दूसरी बात करें तो प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण जो DBT है वो सरकार अपने जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 3,000 रुपया बिहार सरकार दे रही है। और पहले से जो PM किसान चल रहा है जिसमें 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को मिलता था, इन दोनों को मर्ज करके बिहार सरकार डायरेक्ट DBT के माध्यम से किसानों के खाते में 9,000 रुपया का सहायता अनुदान दे रही है कृषि हेतु और कृषि के विकास हेतु। और तीसरी बात करें अगर संस्थागत निर्माण में बिहार सरकार क्या कर रही है तो संस्थागत निर्माण में बिहार सरकार जो है 30,387 करोड़ का आवंटन ग्रामीण विकास आवंटन है। ग्रामीण विकास आवंटन जैसे कि मनरेगा हेतु एक्सपेंड करती है, खर्च करती है, ठीक है, ये बिहार सरकार का खर्च है। और जीविका, बिहार सरकार इन दिनों जीविका पे काफ़ी ज़्यादा बल दे रही है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाना और छोटे से छोटे और गांव के अंतिम से अंतिम लोगों तक मतलब कि लोगों को एक संस्थागत मतलब कि ढांचा प्रदान करना। तो सरकार का ये बेसिकली इस तरह का मतलब कि इन्वेस्टमेंट है जो कि एक ह्यूमन कैपिटल हो गया और एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ करना है। ये 2 तरह के मतलब कि दिमाग में मतलब कि सोच है जिसके हिसाब से बजट को आवंटित किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बजट एस्टिमेट आगे क्या कहता है। बिहार के संदर्भ में अगर हम बुनियादी ढांचा और औद्योगिकरण भविष्य का रोड मैप अगर देखें हम तो बिहार सरकार जो है रेवेन्यू तो खर्च कर रही है, लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कर रही है, लेकिन साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत कर रही है। तो वो किन किन क्षेत्रों में और किस प्रकार से कर रही है अगर उसको हम देखें तो बिहार सरकार अभी जो है कनेक्टिविटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है कि हमको 5 नए एक्सप्रेसवे और 2,000 से ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना है, जिससे कि कनेक्टिविटी और सुदृढ़ हो और ये सस्टेनेबल यानी कि इको फ्रेंडली हो। इसलिए ही EVs स्टेशन जो है इतना ज़्यादा सरकार ला रही है। साथ ही औद्योगिक केंद्र पे भी सरकार का ध्यान है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं औद्योगिक केंद्र में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में IMC का चरण 2 विकसित होगा, यानी कि IMC का चरण 1 विकास कार्य कंप्लीट हो चुका है और चरण 2 में सरकार अपना इन्वेस्ट कर रही है बजट के माध्यम से। और रीगा चीनी मिल को पुनः शुरू किया जाएगा और रानीगंज अररिया में भी जैविक उद्यान खुलेंगे। और इसके साथ ही अगर हम ऊर्जा और डिजिटल की बात करें कि ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में सरकार क्या क्या कर रही है तो 43.10% इंटरनेट डेंसिटी कवरेज लाने का प्रयास है सरकार का। और साथ ही 374 किलोवाट प्रति घंटा प्रति व्यक्ति ऊर्जा देगी सरकार, ये लक्ष्य बना के चल रही है। और इसके लिए सरकार ने बिजली वितरण केंद्रों जैसे कि NBPDCL और SBPDCL को A+ रेटिंग के साथ यानी कि प्रोत्साहन देकर बिजली उत्पादन में और ज़्यादा मतलब कि अग्रणी स्थान प्रदान कर रही है। तो बिहार का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस तरह का मतलब कि योगदान है जो कि सरकार मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में के अंतर्गत खर्च करेगी। तो आगे देखते हैं कि बिहार का बजट एस्टिमेट क्या कहता है और आगे के डेटा पे ध्यान देते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार देखिएगा डेटास को थोड़ा सा क्लासिफाइड करके मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डेटास को ध्यान में रख के ही मतलब कि
ये वीडियो बनाया जा रहा है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कम टाइम में आप फोकस हो सकें और दिमाग में इमेजिन कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बिहार सरकार के बजट एस्टिमेट में देखें कि बिहार सरकार बजट जो है लाई है वो किस आधार पे लाई है, और उसका हम नीतिगत ब्लूप्रिंट अगर निकालना चाहें या फिर नीतिगत ब्लूप्रिंट देखें, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है 7 निश्चय 3 के विज़न पे, जो कि 25 से 30 का लक्ष्य है, ठीक है। 2025 से 30 का लक्ष्य सरकार का 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय ये तीसरा है, ठीक है। यानी कि 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ये 5 साल का होता है विज़न, और सरकार का ये 7 निश्चय 3 के तहत ही इस बजट का कंप्लीट यूटिलाइजेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि 7 निश्चय 3 का विज़न क्या है सरकार का। इस विज़न के हिसाब से सरकार क्या कदम उठाएगी या फिर क्या कदम उठाने वाली है। 7 निश्चय 3 का अगर हम मुख्य लक्ष्य देखें कि इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। देखिए कितना मतलब कि बृहद सोच है सरकार का कि इस नीति के तहत इस 5 साल में जितना भी बजट आएगा उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम 2030 तक जाते जाते प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर पाएँ, ठीक है। और इसके लिए जो है मतलब कि सरकार ने जो कार्यक्रम बना रखे हैं, जैसे कि लक्षित नगद हस्तांतरण करना है महिला रोजगार के लिए और किसान सम्मान निधि के लिए, और किसान सम्मान निधि के तहत इसे डीबीटी करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया 6 + 3 9,000 मानव पूंजी का निर्माण करना है। जैसे कि शिक्षा बजट में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है बजट एलोकेशन शिक्षा में हुआ है 21.7%, जो कि एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और सरकार औद्योगिक गलियारे पे भी धीरे धीरे काम कर रही है। आने वाले समय में आई होप कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेज करेगी, जिससे कि हम औद्योगिक क्षेत्र में, अवसंरचना के क्षेत्र में और ज़्यादा मतलब कि खर्च कर पाएँ, ठीक है सरकार का। लेकिन ये मानव पूंजी निर्माण का जो कदम है ना, ये कसम से लैंडमार्क है। कोई भी स्टेट या फिर कहीं पे भी मतलब कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई सरकार नहीं करती है, जो कि सरकार अब जो है उन्मुख हुई है। और इसका सबसे बड़ा मतलब कि जो कदम सरकार का है मानव पूंजी निर्माण के तहत जो शिक्षा में खर्च हो रही है, उसका सबसे बड़ा सफल कार्यक्रम जो रहा है वो सर्व शिक्षा अभियान, जिसने हमारे बिहार में शिक्षा के स्तर को, शिक्षा के रेटिंग को और शिक्षा का जो मतलब कि दर है उसको काफ़ी बढ़ाया है, काफ़ी उसमें तरक्की देखने को मिला है। आजकल मतलब कि गांव में कोई भी ऐसी लड़की या फिर कोई भी ऐसा मतलब कि लड़का नॉन ग्रेजुएट आपको नहीं मिलेगा, जो आपको देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो सरकार का यही नीतिगत लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और सरकार मतलब कि क्या करी है। तो बस सर यही था मतलब कि बिहार का मतलब कि बजट पे हमें फोकस करना है कि सरकार किस विज़न से बिहार का बजट का यूटिलाइजेशन कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि दैट इज़ 7 निश्चय 3 का विज़न है सरकार का, ठीक है। 7 निश्चय 3 एक अलग मतलब कि योजना हो जाता है, काफ़ी लंबा योजना हो जाता है। इस पे हम अलग से वीडियो बना के आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन ये हमारा कंप्लीट मतलब कि मोटिव था इस वीडियो का कि बिहार के बजट को समझाना, कि बिहार का जो बजट है उसका डाटा कहाँ कितना है, क्या है, सरकार कहाँ से पैसा ला रही है और सरकार के पैसे को खर्च करने की प्रकृति क्या है, सरकार का विज़न क्या है, सरकार का मोटो क्या है, वो सब मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इफ़ यू डोंट गॉट द पॉइंट, प्लीज़ रिमाइंड, प्लीज़ रिविजिट, प्लीज़ रिव्यू, प्लीज़ रीवॉच, ठीक है। तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा बात। और अगर हम निष्कर्षतः बात करें तो सरकार का जो बजट का एलोकेशन है वो मेनली फोकस करता है बिहार की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख संरचनात्मक सत्य हैं, और इसी के हिसाब से सरकार जो है अपना बजट खर्च करती है। मानव पूंजी पर अप्रत्याशित दाव सरकार, तो हम बताएं ना आपको कि मानव पूंजी पर कितना ज़्यादा खर्च कर रही है सरकार, ठीक है। संघीय निधि पर तो भारी निर्भरता है ही सरकार की, और आय लक्ष्य के लिए जो है प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, ठीक है। बुनियादी ढांचे की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक खर्च, मैंने आपको बताया ना। अब डाटा से भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि डाटा क्या कहता है और डाटा के हिसाब से क्या कंक्लूड निकलता है, ठीक है। आप खुद भी उस चीज़ को देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने आपको जो बताया फिर जो लिखा है वही है, नहीं, आप खुद भी मतलब कि उस पर एनालाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। जो राज्य के युवा आबादी को भुनाने की रणनीति है, भुनाने मतलब समझते हैं भुनना। हम इतना खर्च करेंगे तुम पे गौन तरीके से, तुम इतना भुना जाओगे कि भुन के लावा बन जाओगे, और जब लावा बनोगे तो यू विल बी फायर, यू विल बी ब्लास्ट। तो सरकार का यही लक्ष्य है, ठीक है। आगे देखते हैं संघीय निधि पर जो इतनी निर्भरता है, 74% राजस्व प्राप्तियाँ केंद्र से आती है। राज्य के अपने कर राजस्व जो है जीएसडीपी का केवल 5% है। खैर ये आने वाले समय में बढ़ेगा, जब एक बार मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा, और मानव पूंजी के बाद जब निर्माण होने के बाद जैसे सरकार कैपिटल पे शिफ्ट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगभग 75% या 70% भी, तो ऑलरेडी ये मतलब कि रेज होगा, ठीक है। और सरकार का तो समझ गए आपकी लक्ष्य क्या है। 7 निश्चय 3 के तहत जो है आय को दोगुनी करने के लिए पारंपरिक औद्योगिकरण की प्रतीक्षा करने के बजाय जीविका महिलाओं और किसानों को सीधे नगद व उद्यम सहायता दी जा रही है, ठीक है। जिससे कि और मतलब कि हमारे देश के युवा महिला प्रोत्साहित हो, अपने आप में आत्मनिर्भर बने, अपने आप में उद्यमी बने, जो कि डायरेक्टली हमारे बिहार के अर्थव्यवस्था में
हस्तक्षेप करना होगा और हमारी अर्थव्यवस्था में ही मतलब कि डायरेक्ट उसका कंट्रीब्यूशन और योगदान होगा। तो आने वाले समय में बिहार सरकार जो है अपने बजट को और मतलब कि चेंज करेगी और मॉडिफाई करेगी, लेकिन सरकार का लक्ष्य जो है 5 सालों के लिए जो है यही रहने वाला है, जो कि आपको फोकस करना है। ये 7 निश्चय 3 रहने वाला है। इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा कि 7 निश्चय 3 कंप्लीटली क्या है। उसका भी हम एक पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि सरकार सच में मतलब कि कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रही है और योजनाओं का क्रियान्वयन किस हद तक ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और बिहार बजट का कुछ ज़्यादा वाइड रेंज नहीं होता है, हमें सेंटर के साथ लिंक करके पढ़ना होता है। तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार सेंटर बजट को भी पढ़ लें, ठीक है, और देख लें और उसके साथ इसको कंपेयर एक बार कर लें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको एग्जाम में इस डाटा के बियॉन्ड आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल डाटाज दैट आई डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आशा करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, आई एम स्टार्टेड न्यूली, तो थोड़ा सा मतलब कि आपको अगर किसी तरह का फीडबैक देना हो तो कमेंट में फीडबैक दें कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ नहीं सुधार करना है, और आपके बातों को सम्मान दिया जाएगा और मैं सुधार करूँगा उस पर। बट मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट देके आपको सारा डाटा, बजट के सारे एस्टिमेट मैंने समझाए हैं और आप इसको रिवाइज़ करिए, आप इसके टेक्स्ट को पढ़िए और खुद से भी मतलब कि थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि दिस विल एनफ फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।